अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बजट आ गया, बल्कि मौला बजट कहें तो गलत ना होगा। और उस बजट के आने के बाद जो बजट को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब की बार जो फाइनेंस बिल आया है जिसमें 10 से ज़ायद कवानीन में तब्दीली की गई है, ये भी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि 365 सफ़ात पर मुश्तमिल 10 कवानीन में तरमीम पार्लियामेंट के सामने रखी गई हैं। और उस हवाले से जो टेक्निकल ब्रीफिंग होती है वो सहाफ़ियों को नहीं दी गई। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आज पाकिस्तान की आइनी अदालत के अंदर होने वाले मामलात से, और वो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त के हवाले से। आज सुबह जब PTI की क़यादत और वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो उनको अचानक मालूम हुआ कि 2 जजेस जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत करनी थी, उनमें से एक जज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। और आज 11 जून की ये तारीख भी इन्हीं 2 जजेस ने ही दी थी। दूसरे जज थे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, और वो अपने चैम्बर में मौजूद थे। PTI की क़यादत ने उनके साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात किए और उसके बाद 26 जून की अब ये तारीख दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा और क्यों हुआ ऐसा, और अब जो 26 जून की तारीख है उस तारीख पे क्या हो सकता है, इसी वाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका में होने वाले एक एहतजाज का भी ज़िक्र होगा, जो एहतजाज बज़ाहिर 14 जून के लिए रखा गया है। और फील्ड मार्शल के अमेरिका के एक इतलात के मुताबिक एक दौरे के मौके पर यह एहतजाज किया जाएगा। और ये एहतजाज कौन कर रहा है और क्या PTI जो है इस एहतजाज की हिमायत करती है, इसके मुतालिक भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गलत तो नहीं कह दिया चौधरी साहब? अच्छा। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब जाहिद खान साहब ने, जो कि नून लीग के तर्जुमान हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। और इसके अलावा हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे वकार खान, जो कि PTI अमेरिका में मैरीलैंड के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। पहले तो मैं आगाज़ करूंगा साकिब बशीर आपसे ही। साकिब बशीर साहब, ये हुआ क्या? 11 जून की तारीख थी, आज चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ये केस सुना था, और अचानक जस्टिस मोहम्मद आसिफ का पता चला वो छुट्टी पे चले गए। तो ये कैसा लगा आज एक सियासी जमात के कायदीन और वकला चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके बैठे गए? अलीमा खान भी बैठी रही उधर मेहमान खाने में, वेटिंग रूम में, या जो भी कहें, लेकिन दफ्तर तो चीफ जस्टिस का है। फिर बिल वास्ता मुज़ाकरात होते रहे। सुना है बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सेक्रेटरी के ज़रिए पैगाम रसानी हुई, और फिर चीफ जस्टिस ने तारीख दी है 26 जून की। ये तारीखें देना अब चीफ जस्टिस का काम है, और मामलात इस हद तक कैसे पहुँच गए हैं कि अब सियासी जमातें चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके अपने केस लगवाती हैं? एक तो 26वीं यानी तरमीम जब आई तो उसके हवाले से या आने तक अभी भी उस पर बात हो रही है कि उसके असरात कहीं ना कहीं हमें नज़र आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तारीख लगाने का जो ये तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार आप बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, और ना हमने कभी देखा है कि इस तरह भी हुआ है। मुराद ये है कि अगर केस नहीं लगा, बेंच अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी अदालती एहलकार अदालत में आता है और वो कहता है ये आपका केस नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि बेंच कह रहा है कि आप जो रीडर हैं उनसे पूछ लें आपकी नेक्स्ट तारीख क्या होगी। वो तारीख बता देते हैं कि आपकी फ़लाँ तारीख होगी, आज केस नहीं हो सका। तो इस तरह पूरा एक मजमा लेके पूरा जो है वो PTI के सारे लोग, वकला, उनकी लीडरशिप, फैमिली सब पहुँच जाए और 2 घंटे सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के ऑफिस में मौजूद रहे। बाहर एक हजूम था PTI बाहर जो नारेबाजी अदालत में, मतलब आउट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो हजूम था, नारेबाजी हो रही थी, कमरा अदालत में वो लोग मौजूद थे। तो ये जो जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ अदलिया जिम्मेदार है इसकी। इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है अदलिया। उसकी एक वजह है ना कि 17 जनवरी को उनको सजा हुई है, 25 मार्च को पहली हेयरिंग हुई थी, और आज 11 जून हम जब बात कर रहे हैं तो अभी तक वो हेयरिंग मैच्योर नहीं हो सकी।
तो बार बार केस लगाने के लिए वो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त, उनको कभी बेंच नहीं है। 5 जून, एक और आखिरी बात, 5 जून को जब 11 जून के लिए केस फिक्स हो रहा था तो उस वक्त जो बेंच होता है ना, जजेस दोनों, उनको पता होता है कि हमारी अवेलेबिलिटी कब है। हाँ। अगर 11 जून को अवेलेबिलिटी का इशू था तो 11 जून केस लगाने ही नहीं था। अब अचानक जो पता चला जी, वो लाहौर से भी वकील आ गए, इधर उधर सारे आ गए, पता चला जी वो जज साहब न सिर्फ ये केस बल्कि दूसरे केसेस बहुत सारे, उनकी कॉल लिस्ट आज ही मैं देख रहा था, आज की कॉल लिस्ट भी, कल भी, परसों की भी अचानक जो है वो खत्म हो गई। बहरहाल आप समझते हैं कि अदलिया इसकी जिम्मेदार है, जजेस इसके जिम्मेदार हैं, मगर एडवोकेट फैसल चौधरी वैसे अपनी पीटीआई की क़यादत से नाराज रहते हैं। आप भी यही समझते हैं कि अदलिया जिम्मेदार है? मैं बिल्कुल नाराज नहीं रहता सर। वो आपसे नाराज रहते हैं? वो तो फिर उन्होंने मर्जी। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस अजीबोगरीब सूरत हाल का, जिसमें तारीखें चीफ जस्टिस के चैम्बर से ली जा रही हैं? सर, हजूर का इकबाल बुलंद हो, हजूर का अदल का तराजू 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूध और शहद की नहरें पूरे मुल्क में बह रही हैं। साकम आप समेत दूसरे ऐवे मरी जा रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं पता? इंसाफ दहलीज तक पहुंच गया, इंसाफ हर पाकिस्तानी के घर तक पहुंच गया। ठीक है जी, और इंसाफ की तो भरमार हो गई है। अच्छा, इतनी हो गई है कि लोग कहते ने बस करो, तौबा तौबा करा दी थी तू जालिमा, बस कर दो। अच्छा सर, कौन सी अदलिया, कौन सा आइन, कौन सा कानून, ये फैसले अदालतों से होने जिसने करना है। 26 को भी नहीं होना, लिखवा ले। दरख्वास्तें आप डालते रहे, वकालत आप करते हैं, और आप लोगों को कह रहे हैं कि अदालतों में फैसले नहीं होते, तो फिर वकालत छोड़ दी आपने। ये प्राइवेट केस नहीं है, ये इमरान खान का केस है। तो वो क्या सरकारी केस मुलज़म है कोई? नहीं, वो कुछ शहर दे जज भी जालिम सन, कुछ शहर दी फौज भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक सी। अच्छा, उन्हें ना मननी है, ना मानना है, ना वो स्कम कर रहा है, ना वो सरेंडर कर रहा है। तो आप किस तरफ है? मैं तो उसी के साथ। अच्छा, जो जेल में है। ठीक है, मैं तो उसी के मैंने साथ। कुछ लोग ये ना समझ रहे हो कि आप तंजन कह रहे हैं कि वो गाली नहीं सुनता। नहीं। अच्छा, मैं जहाँ पे तंजन कह रहा हूँ, अच्छा, इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम मैं ही बंद कराऊंगा। अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अदलिया जिम्मेदार है इसकी? मियां नवाज शरीफ साहब कितों केस खत्म करा के आए इसने। अच्छा, मेरी बात सुने ना, या तो फिर हम जद्दोजहद इंशाल्लाह हमारे कायदीन देंगे, उमर साहब हैं, सलमान साहब हैं, बाकी दोस्त जो हमारे अली मीन साहब हैं। अली मीन साहब ने आज तक खैर लाएमल नहीं दिया, उन्होंने तो मतलब आप इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी की मुकम्मल हिमायत करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। सर, इमरान खान साहब ने फैसला करना है, स्ट्रेटजी कर लिया ना आपने, कह दिया कर लिया। स्ट्रेटजी क्या उनकी? वो कहते हैं जाके केस लगाओ, केस का हल आती हैं। भाई मेरी बात सुने, आपको मतुल्ला जान साहब, ना कल आप केस रिपोर्ट करना शुरू हुए हैं, ना मैं कल वकालत करना शुरू हूँ। ठीक है, यकीन माने अब इस उम्र में ना स्वयं फ्रूट की रेडी लगाने के और कोई काम हो नहीं सकता, वरना बंदा वो सीख ले। अब वो भी मुश्किल हो गया बजट के बाद शायद। हाँ, वो भी जाहिद खान साहब, क्या लग रहा है आपकी नून लीग की हुकूमत है और आपकी हुकूमत में अदलिया का ये हाल हो गया है कि सियासी जमातें जो हैं वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके मुज़ाकरात करती हैं और फिर तारीखें लेती हैं, तो आप नहीं समझते कि इसमें आपकी हुकूमत का भी लेना देना तो है, हाथ तो है सारी अजीबोगरीब सूरत हाल में? जान साहब, सारी ये कौन से नई बात है अदालतों के लिए? अगर हम ये कह रहे कि अभी नई बात शुरू हुई है तो बहुत पुरानी है। ये तो जब से पाकिस्तान बना है ये चीज़ चलती आ रही है। और आपको याद होगा शौकत अजीज को क्यों निकाल दिया गया? जब वो जस्टिस था जिसके जो नवाज शरीफ का केस लगना था, तो फेस हमीद ने उसको नहीं निकाला, उसने तकरीर किया, वो फारिग भी हो गया। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसको फारिग भी किया। तो ये मेरे ख्याल में ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये सारी गलतियां हम सियासतदानों की है। मैं आपको बता दूं, अगर आज इमरान खान को मुश्किलात थी, इमरान खान ने दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा की थी। अभी वक्त है कि ये मिल बैठ जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करे। अगर नहीं करेंगे, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। 74 में आपको याद होगा नेप पे पाबंदी लग गई, और जब पाबंदी लगी तो वली खान बाबा वगैरह सारे हैदराबाद ट्रिब्यूनल के अंदर थे। जब वहाँ अदालत लगी, अदालत जेल के अंदर, तो वली खान बाबा ने कहा कि भाई हम आपसे क्या इंसाफ मांगे, आप तो खुद अंदर जेल के अंदर आए हुए हैं, आप तो खुद कैदी है, तो हम आपसे क्या इंसाफ मांगे?
तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है, और ये सब तभी हल होगा जब सारे अपनी गलतियां तस्लीम करें, बैठ के इसका हल ढूंढे। अगर हम कहें कि ये अभी हो रहा है तो क्या अभी पीछे नहीं हो रहा था? साकिब मिसाल क्या कर रहा था? सही बंदियार के खो से क्या कह रहा था कि भाई दरखास्त ले आओ, आप क्यों रोड देते रहे? बड़ी बात है जाहिद खान साहब, बड़ी बात है, आपने खुले दिल से एतराफ किया। अभी सियासतदान जो अपने आप को कहते हैं हम अभी भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, तुम चोर हो, तुम डाकू, और फिर उसी तरफ देखते हैं जहां से ये हम शिकवा भी करते हैं। तो फिर मुझे बताएं किसका कसूर है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका में एहतजाज कौन करवा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करवा रही है, या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो खुद को अमेरिका में रजिस्टर्ड तहरीक इंसाफ के एक फोरम का हिस्सा मानते हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। अमेरिका में एहतजाज की कॉल किसने दे रखी है और एक ऐसे मौके पे जब इतलात ये हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दूसरा उनके साथ वफद भी टैरिफ के मामलात पे मुज़ाकरात के लिए अमेरिका जा रहा है। तो एहतजाज कौन करवा रहा है, तो हमें इसी हवाले से ज्वाइन किया है वक़ार ख़ान ने, अमेरिका में चीफ कोऑर्डिनेटर हैं PTI मैरीलैंड के, और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं। वक़ार ख़ान साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, आपको अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ सुनाते हैं, जो अमेरिका में होने वाले एहतजाज से मुतल्लिक़ जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो गुलाम है, उनकी गुलामी पे चल रहे हैं। तो जो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है दुनिया के जिस कोने में भी, हम उसके साथ हैं, ये बड़ा क्लियर है। सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट करेंगे। यार मेरी बात सुन लो, मैं बात कर रहा हूँ। जो भी जो कह रहे हैं, हम इमरान खान की बात, हम इमरान खान हमारा लीडर है इमरान खान, और मैं वेटरन इन चीफ भी है, लीडर भी है, वो लीडर से बड़े कुछ भी नहीं होता, बाकी नाम छोड़ दें आप, लीडर है वो हमारा, ठीक। इसके अलावा PTI के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने भी अमेरिका में होने वाले इस एहतजाज के ऐलान की हिमायत का या उसको डिसओन करने के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। देखें उन्होंने क्या कहा। सर, आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहाँ पर एहतजाज की कॉल PTI ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए PTI ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना PTI करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी होती है। और मैं देखे ना, PTI की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही PTI ने किसी को कहा है कि कोई आप कोई एहतजाज करें, तो इसलिए हमारी तरफ से PTI की तरफ से हमने कोई कॉल। एक बात वाज़ेह है कि PTI पाकिस्तान जो है वो वैसे भी अमेरिका में किसी एहतजाज के लिए कॉल दे नहीं सकती, क्योंकि ये PTI अमेरिका के कानून के मुताबिक एक गैर मुल्की जमात है और वो अमेरिका में किसी किस्म की ऐसी सरगर्मी नहीं कर सकती बतौर एक पाकिस्तानी सियासी जमात। तो वक़ार खान साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या आपको पाकिस्तान की PTI की तरफ से कोई हदायत मिली है इस एहतजाज की, या आप भी ये कहते हैं कि PTI पाकिस्तान के इससे कोई ताल्लुक नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, PTI की एक तंजीम है और हमारे जो OIC के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सजाद बरकी साहब है यहाँ पर, और इस सिलसिले में हमारी एहतजाज के सिलसिले में 2 मीटिंग्स हुई हैं और दोनों मीटिंग को सजाद बरकी साहब ने ही लीड किया है। तो ये कहना कि PTI कैसे कोई लेना देना नहीं है, PTI USA ये एहतजाज कर रही है, सजाद बरकी साहब जो। लेकिन PTI पाकिस्तान, क्या PTI पाकिस्तान और PTI अमेरिका 2 अलग अलग तंजीमें हैं या नहीं? PTI जो अमेरिका है, ये अमेरिका के अंदर एक LLC है और ये यहाँ पर भी रजिस्टर्ड है। तो PTI पाकिस्तान में अगर कोई गौर साहब कहते हैं तो वहाँ पे अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। मुझे लीमा खान ने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो एहतजाज होगा हम उसको बिल्कुल उसके साथ हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, और कोई भी पूरी दुनिया में जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है हम उसके साथ करें। और ये जो एहतजाज खोर है, मैं इससे थोड़ी सी एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो कश्मीर के ऊपर एहतजाज करते हैं। अगर आपको 370 याद हो जब लगा था तो यूनाइटेड नेशन के सामने जो लोग गए थे वो कौन थे? वो यही लोग थे, यही लोग आवाज उठाते थे। तो ये जहां जहां पे भी जब जुल्म होता है तो ये लोग आवाज उठाते हैं। ठीक है वक़ार खान साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस एहतजाज के लिए क्या पाकिस्तान से PTI के किसी कायद ने, लीडर ने आपसे रब्ता किया, कोई हदायत दी, कोई तजावीज़ दी? किसी एक का नाम आप बता सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे OIC के जो सेक्रेटरी हैं वो सजाद बरकी साहब हैं और वही ओवरसीज के चैप्टर जो है उनको लीड करते हैं, और हमारी 2 जो मीटिंग हुई है दोनों को उन्होंने लीड किया है। तो अगर वो दोनों मीटिंग को वो लीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो PTI की साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि PTI को उनको मना कर रही है और वो यहाँ पे कह रहे हैं हम एहतजाज कर रहे हैं। ये बात आपकी सच है कि उन्होंने गौर साहब का बयान जो है मैंने सुना है, अब आपने अली अमीन का भी बयान लगाया है।
जैसा कि पहले कहा कि वहाँ पे अपने सर्कमस्टेंसेज हैं, वहाँ पे जो लोग चलें ठीक है, जिस तरह अभी आप सहाफी लोग हैं, मैं छोटी सी बात और मती भैया जी कभी इमरान रियाज के मुंह से मैंने ये नहीं सुना था कि पाकिस्तान के ऊपर किसने जुल्म किया उनके ऊपर। जैसे वो इंग्लैंड आए तो उन्होंने खुल के बताया कौन उस जुल्म के पीछे था, उन्होंने बल्कि उस इंसान का नाम फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, आप क्या कहते हैं कि वकार भी कह रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीटीआई यूएसए वो एक हैं और एक कॉज के लिए कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तकनीकी और सियासी एतबार से आप समझते हैं कि इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है? अमेरिकन कानून फारा है, वहाँ पे जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एलएलसी अपनी खोली हुई है, पीटीआई भी उनमें से है, पीपल्स पार्टी, नून, इन सब की हैं। और क्योंकि वहाँ से जो भी फंडिंग होती है उसके टेक्निकल रीज़न। और वो डिसीजन वहीं पे होते हैं या यहाँ से होते हैं? देखिए वो डिसीजन तो अब ये तो पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो वजाहत जारी करें, या जैसे गौर साहब ने दिया। आपके ख्याल में क्या हो रहा है? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि गौर साहब का एक बयान आया है, अली मीन साहब का दूसरा बयान आया है, तो और सलमान कुमरानी साहब ने कहा कि इसमें मुशावरत नहीं हुई पार्टी में। कल मैं सुन रहा था, इसका मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन है जो भी हो। तो गुजारिश है कि ये अब नहीं, इसकी वजाहत जैसे वकार ने कहा है, ज़रूरी है ना कि आप पीटीआई पाकिस्तान अगर अमेरिका में कुछ चीज़ हो रही है उसे वो तो उन्होंने कर दी कि हम हमायत तो करते हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से यहाँ से कोई ऐलान नहीं हुआ कि हमने ये करना है, तो ये तो क्लियर हो गया। फिर वो तो इंडिविजुअल। जाहिद खान साहब, आप कैसे देखते हैं एक ऐसे नाजुक मोड़ पर, दौरे पर अमेरिका में जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एहतजाज को? मतुल्ला जान साहब उसने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसमें तो दो राय अभी हो ही नहीं सकती हैं। आपने चौधरी साहब से भी पूछा और इधर की बात भी सुना दी, और वहाँ जो उनका नुमाइंदा है उसका उसने तो कहा कि हम तो पीटीआई का हिस्सा है और हम जो एहतजाज कर रहे हैं जाहिर है कि उस देखिए, और ये एक एहतजाज हो रहे, कोई अमेरिका में उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है ना। यहाँ जो मुश्किलात है पीटीआई के लिए पाकिस्तान में, उस मुश्किलात के तनाज़ुर से उधर वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं वली खान बाबा के साथ इंडिया गया था, तो इंडिया में एक फंक्शन थी उसमें एक जर्नलिस्ट ने उठ के सवाल किया कि जी आप पाकिस्तान के मुतालिक आप कोई बात थी कि भाई उसके क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि मैं ये बात पाकिस्तान में अपने जर्नलिस्टों को इसका जवाब दूंगा, आपका कोई हक नहीं है, ये सरजमीन पे मैं पाकिस्तान का जवाब नहीं दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी ये दोस्त हैं, सब पार्टियों के लोग होते हैं, हमदर्द होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतने हद तक नहीं जाना चाहिए थी कि जिससे मुल्क के लिए एम्बेरसिंग पोजीशन हो। उसकी वजह यही है कि देखे ना आप, एक बात में अगर आप तारीख देखें तो डिक्टेटर हमारे गए हुए डिक्टेटरों को वेलकम किया गया है इन्हीं वाशिंगटन में और इन्हीं लंदन में। अगर आप परवीन मुशर्रफ को देखे या जियाउल हक को देखे, जब ये गए तो उनको तो वेलकम किया गया, यही पाकिस्तानी थे। तो हम ये समझ रहे हैं कि जी एक अगर आया तो वो तो ना, अगर आर्मी चीफ चला गया तो वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो और है पक्का, जो कानूनी एक अंदाज से जो देखने वाली बात भी होती है। अच्छा, ये बड़ा ही वैसे ये मुनासिब नहीं है, बहरहाल उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। बहरहाल ये बड़ा एक तजाद है, मैं समझता हूँ अमरीकी कानून और पॉलिसियों में भी। अमरीकी हुकूमत हमारी सियासत में तो हर तरह की मुदाखलत कर सकती है, मगर हमारे लोग जो है अमेरिका में एहतजाज भी नहीं कर सकते, कानूनी बहरहाल ऐसा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी के ऊपर बजट के पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मेहताब हैदर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बजट को रिपोर्ट करते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे बजट की और आम लोगों की जेब की क्या सूरत हाल हो सकती है। तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहताब हैदर, किसी तारीख के मुताद नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बजट और फाइनेंस के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं। मेहताब हैदर, बहुत शुक्रिया आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बड़ा हंगामा रहा, मोहम्मद औरंगज़ेब की जो वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट भी हुआ मुख्तसरन, ये मामला हुआ क्या था, ये क्या इशू था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी बजट की अनाउंसमेंट होती है तो पिछले 20-22 साल से ये ट्रेडिशन है कि FBR एक टेक्निकल ब्रीफिंग अरेंज करता है। जैसे फाइनेंस बिल वो ले करते हैं और उसके बाद बजट स्पीच मुकम्मल करते हैं और सेनेट में भी जाके उसको ले करते हैं, तो उसके बाद पिछले 20 सालों से
ये टेक्निकल ब्रीफिंग जो चेयरमैन एफबीआर या मुतलका मेंबर्स हैं वो आते हैं एफबीआर में, और चूँकि टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर लेजिस्लेटिव चेंजेस, लॉज के अंदर चेंजेस और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली एक किसी भी इवन जर्नलिस्ट के लिए समझना भी मुश्किल है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। फाइनेंस बिल को बनाने में 3 से 4 महीने एफबीआर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों के दरमियान कंसल्टेशन जारी रहती है। आप वो बिल एक जर्नलिस्ट को जब देते हैं तो 3 से 4 घंटे में, अगर मैं प्रिंट मीडिया से हूँ तो मुझे स्टोरी उसके ऊपर फाइल करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो हर साल अरेंज करते थे। इस दफ़ा मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ कि वो ब्रीफिंग जो कि रूटीन की चीज़ थी वो इस साल इन्होंने उसको नहीं किया। तो उसके नतीजे में हम सारे जब एफबीआर में पहुँचे, मैं था, शहबाज था, एक बिज़नेस रिकॉर्डर के हमारे दोस्त हैं स्विल सरफराज, तो एफबीआर का कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप ये जो ब्रीफिंग है ये एक ट्रेडिशन है और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। रात को मुख्तलिफ लोग फ़ोन करके ये बताते रहे, एफबीआर वाले ब्लेम करते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर इजाज़त नहीं दे रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो रात को बात ही नहीं हुई चूँकि वो अरेंज ही नहीं करते थे। तो ये ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ये बुनियादी वजह बनी। तो आज वज़ीर ख़ज़ाना जब आए तो सब जर्नलिस्ट ने इस हवाले से स्टैंड लिया। फिर उस पर यह हुआ कि जैसे ही तिलावत कलाम पाक के बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू आगाज़ करने की कोशिश की तो मुझ समेत तमाम जर्नलिस्ट हम खड़े हुए और मैंने वहाँ पे जो आर्गूमेंट आपके सामने रखा है उनके सामने भी यही आर्गूमेंट रखा कि देखें, आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी होती है। आप अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे पूछ लें, एफबीआर के साबका लोगों से पूछ लें कि क्या पिछले 20 सालों में ये ट्रेडिशन रही है या नहीं रही। उसके बाद जैसे ही मैंने बात मुकम्मल की तो हमारे दोस्त हैं शहबाज राना, उन्होंने कहा जी हम इसका बाइकाट कर रहे हैं। उसके बाद हम उठ के बाहर आ गए और उसके बाद फिर आपने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर विद इन हाफ एन आवर और PIO वो सारे पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम इसको रेक्टिफाई करेंगे और आपके जो ये जेन्युइन कंसर्न है उसकी वजह ये है सर कि आप रिपोर्टिंग करने के लिए अगर आप वो 4 महीने जो डॉक्यूमेंट बनाने में लगाते हैं, आपसे ये तवक्को रखी जाए कि आप 3 घंटों में उसको कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे, मुझे समझ नहीं आई क्यों छुपाने। और दूसरा, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, उस बिल को पढ़ के आपने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना से मजीद सवालात करने होते हैं। ऑफ कोर्स सर, और वो हुई नहीं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी वजीर खजाना की, तो अब हुआ क्या? टेक्निकल ब्रीफिंग हो गई फिर बाद में? देखिए, टेक्निकल ब्रीफिंग बाद में चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि हम उसको मैनेज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो उसकी यूटिलिटी या वैटिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि बेसिकली तो हमने उस रात को अपनी स्टोरीज के अंदर उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर। ठीक है, अब जो बिल आया है वो भी एक बहुत बड़ा एक दस्तावेज़ है और कुछ लोगों के मुताबिक पहले इतनी बड़ी दस्तावेज़ कभी नहीं आई है। 355 या 65 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो पहले क्या होता था, इस बिल के अंदर है क्या, इसके बारे में कुछ पता चला फिर आपको? देखिए, बुनियादी तौर पर 10 से ज़्यादा लेजिस्लेटिव मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के अंदर इसके अंदर चेंजेस हैं। कवानीन में 10 कवानीन में मेरी इतला के मुताबिक तो 10 से भी ज़्यादा है। एफबीआर वाले कहते हैं कि 10 है, लेकिन 10 से ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं, बड़ी ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस जो है वो एफबीआर प्रपोज कर रहा है। एक तो जो मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, यानी अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर पहले 15% जो है वो चार्ज होता था, इन्होंने 20% कर दिया। ये बजट से पहले मैं इस पे स्टोरीज कर रहा था तो मैं 2% लिख रहा था। ये इन्होंने 5% यकदम जो है वो इसको बढ़ा दिया और ये बड़ी खासी बड़ी अमाउंट है। दूसरा, जो सर्विसेज है उसका टैक्स भी इन्होंने, तमाम किस्म की सर्विसेज का टैक्स बढ़ाया है। लेकिन मैं जो समझता हूँ जिस बात पे मुझे इतराज़ है वो ये है कि एक तो आपने डिजिटल, आप एक तरफ कहते हैं हम डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ेंगे, हम कैश लेस इकॉनमी की तरफ जाएंगे, कैश को हम डिस्करेज करेंगे, लेकिन आपने बजट में जो मेजर्स प्रपोज किए हैं जो फ्रीलांस एंटी डिजिटल जो है, जो रेमिटेंसेस आती थी या फॉरेन करेंसी आती थी, आपने उसी को जो है
देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत से लोग इस मुल्क के अंदर यहाँ पे अपने मुफाद के लिए भी स्पिन है ना। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग सैलरी को वहाँ पे फॉरेन अकाउंट से जो है वो मंगवा रहे थे ताकि जो सैलरी पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा है उससे बचा जा सके। अच्छा, लेकिन बुनियादी बात ये है कि मुझे डिजिटल पे जो है ना वो ज़्यादा एतराज़ है, और सैलरी पे जितनी इन्होंने कोशिश की कि हम रिलीफ देंगे, उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। जो पहला स्लैब था इनकम टैक्स स्लैब 6 लाख से 12 लाख तक, यानी जो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक कमा रहा है, प्रपोजल ये गई कैबिनेट के सामने, फेडरल कैबिनेट के सामने कि 5% टैक्स है उसमें, यानी 30,000 रुपए बनता है, उसको कम करके 1% कर दिया जाए, तो वो 6,000 हो गया। अब कैबिनेट ने क्या किया, अब ये जरा सुने, कैबिनेट ने ये किया कि उसका रेट बढ़ा दिया। अच्छा, फाइनेंस बिल में अभी तक 1% है। हुआ ये कि फेडरल गवर्नमेंट, आपको पता है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे होती है, बिल्कुल वो बढ़ाने की वजह ये थी क्योंकि सारे के सारे नंबर्स IMF के एग्रीमेंट से पीछे अटके नहीं है। तो जब कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जो सैलरी है वो 6% से 10% बढ़ानी है, तो उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए। आज फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि 29 से 30 अरब रुपए उसकी लागत है। तो वहां पे ये फैसला हुआ कि ये जो फर्स्ट स्लैब है इसका टैक्स रेट 1% ना रखा जाए बल्कि 2 से 2.5%, मेरी इतला के मुताबिक 2.5% है। 2.5%, और बिल के अंदर 1% है। अच्छा, अब ये देखे ना, हाँ। अब उस पे फाइनेंस मिनिस्टर से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है ना, समझा दे। मतलब अभी डिबेट जारी है ना, अभी तो बजट मंजूर तो नहीं हुआ, पार्लियामेंट ने करना है, बिल्कुल, उसमें अमेंडमेंट्स भी आ सकती हैं। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है उनके जहन में जो है वो ये है कि जो कैबिनेट के मिनट्स हैं वो अभी जारी नहीं हुए, ठीक है, तो जब मिनट्स जारी होंगे तो हम उसके बाद इनकॉर्पोरेट करेंगे। चलें, अब दूसरा ये बताएं, ये जो डिफरेंट स्लैब्स हैं सैलरी क्लास के लिए, इसमें जो हाईएस्ट स्लैब है उसके ऊपर कोई फिक्स टैक्स भी लगाने की बात, वो क्या है? वो बेसिकली इशू ये है कि 10% सरचार्ज था। अगर आपकी इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये 1 मिलियन से ज़्यादा है, सॉरी, पर मंथ, तो उसके ऊपर 10% सरचार्ज था, उसको कम करके 9% कर दिए, ठीक है, उसमें 1%। अच्छा, ये चल रही थी कि 41 लाख 42 लाख से ज़्यादा जिनकी सालाना इनकम है उसमें एक तो टैक्स जो बनता है 32% जो है वो होगा, और दूसरा एक फिक्स टैक्स भी है। तो क्या दोनों टैक्स ऐसे हो सकता है, या उनमें से एक ही होगा, या फिक्स होगा, या फिर वो 32%? उसमें मसला ये है सर कि आपका मैक्सिमम स्लैब जो है ना वो 35 था पहले, उसको कम करके 32.5 जो है वो किया गया, परसेंटेज टैक्स की परसेंटेज जो ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, और उसके ऊपर फिर फिक्स टैक्स जो है ना वो अगर किसी शख्स की, किसी भी की 10 लाख रुपए से ऊपर है, हाँ, आमदन, तो उसके ऊपर जो सरचार्ज था वो सरचार्ज की बात है, वो मैंने आपको बताया कि उसको 10% से 1% कर दिया गया। लेकिन जब आपने ये पहला स्लैब चेंज किया है ना सर, इसके असरात बाकी स्लैब्स के ऊपर भी आएंगे। अभी यही वर्किंग वो कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या। मतलब मुख्तसर सवाल यही है कि जिसका मिसाल के तौर पे 41 लाख या 42 लाख से ज़्यादा सैलरी है, वो टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी है, सरचार्ज भी है, जो अब 9% कर दिया गया। वो पहले भी था और अब वो 1% कम हो गया, 1% कम कर वो हो गया। अच्छा, ये फिक्स टैक्स वाला जो बात है, ये ऐसा वो सरचार्ज नहीं, वो फिक्स टैक्स वाली कोई नहीं। चलिए, ये भी अच्छा हो गया। अब ये कुछ सोशल मीडिया के हवाले से जो चल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया के, यूट्यूब है, फेसबुक है, और इनकी ऊपर भी कोई टैक्स कर रहे हैं? इनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं है। अलबत्ता ये जो डिजिटल सर्विसेज है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बुक करता है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स है, ठीक है। उसमें अगर आप जब बैंकिंग चैनल के ज़रिए, मतलब मैं किसी ब्रांडेड शॉप पे जाता हूँ तो वहाँ से मैं कोई चीज़ खरीदता तो उसके स्लैब्स बना दिए हैं। लेकिन जो बच्चा कैश डिलीवरी वाला आएगा, क्योंकि कुछ लोग कैश डिलीवरी अपने घर पे भी मंगवाते हैं और वहाँ पे करेगा वो, तो वो उसको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया, ठीक है, उससे वो जो है वो चार्ज किया। अच्छा, अब जल्दी से बताएं कि तालीम के शोबे के लिए और दूसरे शोबों के लिए जो बजट रखे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किस में आपको नज़र आई? मुझे सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए नज़र आई है। डिफेंस बजट के अलावा आप बात करते डिफेंस बजट तो देखें ना, वो तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं
APCC जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है वो 50 अरब रखती है, ये जो है उसको बढ़ाकर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल 70 बिलियन कर देती है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा, मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर कि वहाँ पे लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम है और वो डोल आउट किए जाते हैं अपने पॉलिटिकल अलाइज को और अपने पार्लियामेंटेरियंस को खुश करने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा, क्विकली अब ये बताएं कि महंगाई के हवाले से आपको क्या लग रहा है? अब कुछ सोलर पैनल जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 18% इंपोर्ट ड्यूटी, GST लगा दिए, GST, तो उससे क्या अब इम्पैक्ट क्या होगा? बिजली भी वैसे ही महंगी है इतनी ज़्यादा, सोलर पैनल पे ड्यूटी है। देखिए, मैं तो ये किसको फ़ायदा मिला है वैसे? आज एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल भी किया और बकौल उन्होंने कहा जी कि मार्केट में वो जो सोलर पैनल की कीमत है वो 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ गई है आज। हालांकि अभी ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये अप्रूव नहीं हुआ और जो GST है वो 1 जुलाई के बाद नाफिज़ुल अमल होगा, अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट की और सदर की असेंट के बाद। तो पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल के ऊपर तो बड़े सारे सवालात हैं और आप ये देखें कि अगले जो माली साल शुरू हो रहा है इसमें हुकूमत तो खुद कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है, जो कि अभी 4-4.5% है ऑन एवरेज, इससे बढ़ के 7.5% हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने यूटिलिटीज़ की प्राइसेस बढ़ानी है, आपने गैस की प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ानी है और आपने सोलर को डिस्करेज करना है। ये मुझे जो है नज़र आ रहा है। सोलर को डिस्करेज करना है, पहले CNG को इनकरेज किया, फिर उसको डिस्करेज किया, फिर सोलर को डिस्करेज किया, फिर उसको डिस्करेज मुल्क में प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सोचे समझे बगैर कभी CNG लगाने पे कमीशन लेते हैं, फिर CNG की मैनेजमेंट पे कमीशन लेते हैं, फिर CNG को बंद करने पे कमीशन लेते हैं और हर दफ़ा किसी न किसी को तो फ़ायदा होता है। ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया। सैयद मेहताब हैदर हमारे साथ हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।